हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी मैथ्स बाय अर्पित। दोस्तों आज अपन करेंगे एसएससी सीजीएल 2023 टायर 1 का 19 जुलाई 2023 शिफ्ट 2 का पेपर। इससे पहले के जितने भी पेपर हुए हैं वो सारे मैं डाल चुका हूं। आई होप कि वो आपने देखे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो प्लीज पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, विच नंबर अमोंग दीज इज नॉट डिविजिबल बाय 3। 3 का डिविजिबिलिटी रूल अपन सब डायरेक्ट जानते हैं कि अगर सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिवाइड करती है तो पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। सम ऑफ डिजिट्स निकालने की भी जरूरत नहीं होती। अपन क्या करते हैं, 3 3 के पेयर में नंबर को हटाते चले जाते हैं। जैसे कि ये 3 है तो हटा दो। 6 जो कि 3 से डिवाइड होता है, 3 का ही मल्टीपल है तो उसको भी ऐसे की ऐसे ही हटा दो। इसके अलावा क्या बचा, 7 और 1 8, 8 और 4 12। 12 3 से डिवाइड होता है, इसका मतलब मैं कह सकता हूं ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। अपन से नोट डिविजिबल पूछा है। सबसे बड़ी गलती अपन क्या कर देते हैं, अपन से पूछा जाता है नोट, अपन लगा के आ जाते हैं डिविजिबल वाला। सारा क्वेश्चन सब कुछ गलत हो जाता है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। कभी कभार ऐसा पूछा जाता है कि भैया रॉन्ग ऑप्शन बता दो। रॉन्ग ऑप्शन कहने का मतलब क्या है कि नॉट डिविजिबल पूछ रहा है वो एक तरीके से, अगर इस क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में अपन बात करें तो। अगला क्वेश्चन क्या है, जैसे 3 का ये पेयर है हटा दो। 6 3 का ही मल्टीपल है हटा दो, 3 हटा दो। 4 और 2 6, 6 भी 3 से मल्टीप्लाई होता है मतलब डिवाइड होता है, तो इसको भी हटा दो, मतलब ये भी अपना आंसर नहीं है। फिर 3 हटा दो, 3 हटा दिया। 8 और 4 12 हटा दिया। क्या रह गया 7। 7 3 से डिवाइड नहीं होता, इसका मतलब ये पूरा नंबर जो है ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो यही अपना आंसर होगा क्योंकि अपन से पूछा है नॉट डिविजिबल। चलिए आगे चलते हैं। ऑप्शन डी को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि जब ऑप्शन सी आपका आंसर आ चुका है तो अब ऑप्शन डी नहीं हो सकता। सिंगल करेक्ट क्वेश्चन होते तो अपना समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। टू सर्किल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली एट पी। दो सर्किल है जो एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, तो कुछ इस तरीके से वो टच करेंगे। यहां पे थोड़ा गैप रह गया, मान लो कि ये टच कर रहे हैं पी पॉइंट पे। ए बी इज ए डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ए बी जो है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, कुछ इस तरीके से ये ए ये बी। टू दी टू सर्किल इफ ए एंड बी आर पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट एंड एंगल पी ए बी। एंगल पी ए बी, पी ए बी मतलब ये वाला एंगल आपको 65 डिग्री दे रखा है। देन एंगल ए बी पी, ये वाला एंगल आपसे पूछा जा रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में एक कंसेप्ट लगता है कि कभी भी अगर दो सर्किल आपस में एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो उस केस में जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगी वो उस पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो ये वाला जो पॉइंट होगा एंगल ए पी बी, ये हमेशा 90 डिग्री होगा। भले ही कितना भी बड़ा सर्किल हो कितना भी छोटा सर्किल हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर दो सर्किल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो कॉमन टेंजेंट हमेशा उस पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। अगर ये 90 डिग्री है तो मैं बोल सकता हूं कि बाकी दो एंगल जो बचेंगे वो भी 90 डिग्री के होंगे मिला के, क्योंकि एक्स ट्राइंगल 180 डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकता। तो अब आप 90 में से 65 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो आपके पास ये वाला एंगल आ जाएगा। 90 में से 65 अगर आप घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 25 डिग्री। Two persons started running on a circular track simultaneously with speeds of 20 meter per second and 30 meter per second in opposite directions. If the circumference of the circular track is 100 meter, then find at how many distinct points they will cross each other. ये जो क्वेश्चन होता है ये ट्रिक के ऊपर क्वेश्चन है। इसमें क्या ट्रिक लगती है कि कभी भी अगर किसी सर्कुलर ट्रैक पे दो लोग अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि वो एक दूसरे को कितनी बार क्रॉस करेंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना है, उन दोनों की स्पीड का रेशियो निकाल लेना है। 20 और 30 का रेशियो अगर आप निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा 2:3। बस इन दोनों को ऐड कर दो। 2 और 3 को ऐड करोगे तो कितना आएगा 5। 5 ही अपना आंसर हो जाएगा। मतलब आपको कुछ नहीं करना, स्पीड का रेशियो निकालना है। रेशियो निकालने के बाद जो वैल्यू आएगी उनको ऐड कर देंगे तो पता चल जाएगा कि वो कितनी बार एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। लेकिन ध्यान रखें अपोजिट डायरेक्शन के केस में, अपोजिट डायरेक्शन के केस में ही ये होता है। अगर सेम डायरेक्शन का केस होता तो फिर अपन सब्ट्रैक्ट करते, मतलब 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर लेते तो एक पॉइंट एक बार होता। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 12 12
एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 50, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, अपन सब लोग जानते हैं, इसमें कुछ भी सोचा विचारी करने की जरूरत नहीं है। अगर फॉर्मूले वाली चीज में भी आप सोचा विचारी करने लगे तो आप अपना समय खराब करोगे, क्योंकि ये आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जितने भी फॉर्मूले वो आपको डायरेक्ट एकदम बाय हार्ट याद है, रात में 2 बजे भी उठा के कोई पूछ ले तो आप बता सकते हो। चलिए ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी। वैसे तो इसके 3-4 तरह के फॉर्मूले होते हैं, लेकिन डिपेंड करता है अपने ऊपर कि अपन कौन सा यूज करेंगे, और वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा, वो इस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा कि अपन को इंफॉर्मेशन क्या दी गई है क्वेश्चन के अंदर। जैसे कि यहाँ पे मेरे को ए प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बारे में दिया गया है, तो मैं इसी से मिलता जुलता एक फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा। क्या फॉर्मूला लगाया मैंने? ए प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ पे मैं अंदर क्या रखूं? अंदर मैं या तो रख सकता हूं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, या फिर मैं रख सकता हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। दोनों ही फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो अपन को निकालना ही पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? अपन को ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए फाइंड आउट करना होगा। तो चलिए सीधा अपन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसको लगा देते हैं। अब यहां पे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कैसे निकलेगा? इसके लिए एक नया फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूले पे फॉर्मूले लगाए जाओ, आंसर पाए जाओ। ये क्या फॉर्मूला होता है? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। तो अपने पास जो नहीं था वो था ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, बाकी सब कुछ अपने पास था। तो 12 का स्क्वायर हो गया 144 इक्वल टू ये हो गया 50 प्लस 2 टाइम्स एक्स मान लेते हैं, इतने बड़े को बार बार लिखने से कोई फायदा नहीं है। तो यहां से एक्स क्या आ जाएगा? 144 में से अगर 50 घटाओगे तो कितना बचेगा? 94 बचेगा। 94 को 2 से अगर डिवाइड करते हो तो कितना हो जाएगा? 47। एक्स की वैल्यू आ गई 47, ऊपर वाले फॉर्मूले में रख देते हैं। तो क्या आ जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी मतलब 12 इंटू 50 माइनस 47, 50 में से 47 गया 3, 12 3 36। ऑप्शन नंबर ए, यही अपना आंसर है। तो पूरा क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड था। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप कर सकते हो, वरना बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। इधर उधर तिगड़मबाजी करने बैठोगे तो कोई फायदा नहीं निकलेगा। ए साड़ी बोट फॉर 500 इज मार्क्ड एट 16% प्रॉफिट and later on sold at a sales discount of X% on the market price. If the selling price of the साड़ी is 493, find the value of X. देखिए एक साड़ी जो है उसको खरीदा गया है 500 रुपए में, बोट फॉर 500 रुपए, सॉरी ए साड़ी बोट फॉर 500, 500 रुपए में खरीदा है, मतलब कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई साड़ी की? वो हो गई 500 रुपए। अब जो खरीददार था उसने क्या करा? 500 रुपए में खरीद लिया, उसको 16% प्रॉफिट पे मार्क कर दिया। मार्क करने का मतलब है कि उसका जो मार्क प्राइस है वो उसने बदल के कर दिया 16% प्रॉफिट। तो इसका 16% आप प्रॉफिट निकाल लीजिए। 16% प्रॉफिट निकालने का मतलब है टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 116%। कोई भी जो चीज होती है उसको अपन 100% मान लेते हैं। अब जब आपसे 16% ज्यादा की वैल्यू पूछी जा रही है, इसका मतलब टोटल वैल्यू क्या हो गई? टोटल वैल्यू हो गई 116%। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 116 का 5 बार में क्या होता है? 100 का 5 बार में 500 और 16 पंजे 80, मतलब 580। तो मार्क प्राइस आ गई 580। अब बोला जा रहा है कि इस मार्क प्राइस के ऊपर X% का डिस्काउंट दिया गया। X% का डिस्काउंट देने के बाद 493 रुपए उसकी सेलिंग प्राइस बनी। अपन से X की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए अपन करते क्या है, कभी भी जैसे किसी भी उस पर डिस्काउंट देते हैं तो डिस्काउंट कैसे दिया जाता है? मान लेते हैं कि ये पूरी वैल्यू 100 है, अब इस पर मैंने X% का डिस्काउंट दिया, मतलब मैंने कितने का ओवरऑल वैल्यू डाला उसको? 100 माइनस X%। तो 580 का 100 माइनस X% जो होगा वो अपना कितना होगा? वो होगा 493, दैट इज आवर सेलिंग प्राइस। परसेंटेज का साइन हटा के आप यहाँ पे नीचे 100 लगा सकते हैं। चलिए अगली लाइन में लगा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। 480 इंटू 100 माइनस एक्स बटा 100 इक्वल टू 493। अब यहाँ पे थोड़ी बहुत आपको कैलकुलेशन करनी होगी, लेकिन ऑब्वियस है कि यहाँ कैलकुलेशन उतनी मुश्किल नहीं होगी। आप देख सकते हैं ऑप्शन जो है वो सारे एक तरीके से इंटीजर है,
अगर इंटीजर ऑप्शन है तो x की वैल्यू इंटीजर आ रही है, इसका मतलब आप कह सकते हो कि ये कहीं ना किसी चीज से कट रहा होगा। सबसे पहले तो 0 से 0 काट रहा है तो उसको काट देते हैं, इसके बाद 2 से इसको काट देते हैं, थोड़ा छोटे चलते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। 2 का 29, 2 का 5। अब ये 29 से मेरे हिसाब से कट जाना चाहिए, काट के देख लेते हैं, फिंगर्स क्रॉस। 29 का 1 टाइम्स 20 रह गया, 203। तो 203 29 के उसमें आता है या नहीं ये देखना पड़ेगा एक बार, कितनी बार में हो सकता है ये। 30 का 7 बार में 210 होता है, तो 29 का 7 बार में मेरे हिसाब से वही होगा 203। तो मैं बोल सकता हूं कि ये 7 बार में चला जाएगा। तो 100 माइनस एक्स इक्वल टू हो गया 17 इंटू 5 दैट इज 85, और x यहां से आ गया 15। मैंने आपसे बोला था कि x इंटीजर है, इस वजह से कैलकुलेशन आसान होगी, तो x की वैल्यू आ गई 15। बस यही आपको फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में ये जो बातें हैं इसको पढ़ने की कोई खास जरूरत होती नहीं है, पहले डायरेक्ट अपन क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में अगर कुछ जरूरत होगी तो अपन ऊपर चले जाएंगे। हमेशा जब भी आप इस तरीके के डाटा इंटरप्रिटेशन के ऊपर क्वेश्चन करो तो डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाया करो। ऊपर की जो बातें होती है वो अक्सर काम की नहीं होती, बहुत कम ऐसे चांस होते हैं कि वो काम में आए, वरना डायरेक्ट क्वेश्चन और जो फिगर होता है वो ही काम का आता है। द डिग्रीज फॉर द ब्लू कलर ड्रेस इज, ये जो ब्लू कलर ड्रेस है इसकी डिग्री बतानी है। तो देखिए जैसा कि मैंने बोला था ये ऊपर की चीज कोई काम की नहीं है, आप इसको डायरेक्ट बता सकते हैं। इसकी वैल्यू अपन को दी है 40%। परसेंटेज को डिग्री में चेंज करना क्या होता है, परसेंटेज को डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 40% को अपन लिख सकते हैं 40/100, और अगर इसको डिग्री में चेंज कर रहे हैं तो 360 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे। बस क्या आ जाएगा इसका आंसर, जो भी आएगा वो आपके सामने होगा, 0 से 0। तो 36 इंटू 4 मतलब कितना हो गया 144। तो ये हो गया 144 डिग्री। देखा मैंने कहा था ना ऊपर का कोई काम नहीं आएगा। अगर आपको यहां पे डिग्री में दिया होता और परसेंटेज में पूछा जाता तो आप क्या करते, जितना डिग्री दे रखा है उसको 360 से डिवाइड करते और मल्टीप्लाई बाय 100% कर देते, तो डिग्री से परसेंटेज में चेंज हो जाता। यहां परसेंटेज से डिग्री में चेंज करना था इसलिए डिवाइड बाय 100 किया और मल्टीप्लाई कर दिया 360 डिग्री से। In a group of 32 students, the average weight was 18.5 kg. When 4 students left the group, the average came down to 15.5 kg. What was the average weight of those 4 students? देखिए 32 स्टूडेंट का एक ग्रुप है, एवरेज वेट है 18.5 किलो, तो टोटल कितना हो जाएगा 32 इंटू 18.5। अब बोल रहे हैं कि 4 स्टूडेंट ने ग्रुप छोड़ दिया तो जो एवरेज है वो 15.5 किलो रह गया, मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि 3 किलो एवरेज कम हो गया। व्हाट वाज द एवरेज वेट ऑफ दोज 4 स्टूडेंट, तो 4 स्टूडेंट ने छोड़ा मतलब कितने रह गए 28 रह गए, और एवरेज कितना हो गया 15.5 रह गया। अब मैं मान लेता हूं कि जो 4 ने छोड़ा था उनका एवरेज होगा x, तो ये हो गया 4x। अब ये 28 लोगों का टोटल और ये 4 लोगों का टोटल ये बराबर होएगा 32 लोगों के टोटल के। तो यही अपन ने करा है, यहाँ पे कुछ ज्यादा कुछ खास नहीं किया, एक इक्वेशन बना लिया आप कह सकते हैं। अब इसको अपन को सोल्व करना है, तो चलिए सबसे पहले तो 4 से काट देते हैं। 4 से ये 7 बार में कट जाएगा और 4 से ये 8 बार में कट जाएगा। अब आप क्या करिए, सोल्व करिए। डायरेक्ट सोल्व मत करिए, डायरेक्ट सोल्व करेंगे तो थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी, इसलिए यहां पे क्या करते हैं 18.5 में से 3 को कम कर लेते हैं, मतलब हटा लेते हैं, 15.5 रहने देते हैं, क्योंकि यहां भी 15.5 है तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 8 इंटू 15.5 माइनस 7 इंटू 15.5 कितना रह गया, केवल रह गया 15.5, और 3 अपना रह रहा था, तो 8 इंटू 3 24 इक्वल टू एक्स। तो यहां से x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा आपके पास 39.5, ऑप्शन नंबर ए। बस यही अपन से पूछा था, आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, इफ सेक थीटा इक्वल टू 4/3 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेन स्क्वायर थीटा प्लस 10 की पावर 4 थीटा। सेक थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है और टेन स्क्वायर थीटा प्लस 10 की पावर 4 थीटा आपसे पूछा जा रहा है। आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आप चाहे तो यहां पर भी टेन स्क्वायर थीटा को सेक थीटा के टर्म्स में बदल के काम कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा कैलकुलेशन ही आपका ज्यादा होगा, कोई बहुत ज्यादा फायदा होने नहीं वाला, क्योंकि टेन स्क्वायर थीटा को तो अपन डायरेक्ट लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा -1, लेकिन 10 की पावर 4 थीटा को डायरेक्ट नहीं लिख पाएंगे। उसमें अपन को टेन स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा -1 लिखना पड़ेगा और उसकी पावर होल स्क्वायर करनी पड़ेगी।
तो उससे कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं निकलेगा। अपन डायरेक्ट कर लेते हैं। क्या करते हैं, जैसे कि एक राइट ट्राइंगल मैंने बनाया, राइट ट्राइंगल यहां पे बनाया है, इसको मैंने मान लिया थीटा। सेक क्या होता है, सेक होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, मतलब ये हाइपोटेनियस और ये बेस। तो यहां पे 4 3, तो ये क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 9 दैट इज 7, दैट इज स्क्वायर रूट 7। तो ये अपने पास यहां पे आ गया। टेन थीटा अपन सब जानते हैं, टेन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हो गया रूट 7, बेस हो गया 3। अब यहां पे आप डायरेक्ट डाल दो, टेन स्क्वायर थीटा मतलब 7/3 का स्क्वायर दैट इज 9, प्लस 10 की पावर 4 थीटा मतलब 49/3 की पावर 4 दैट इज 81। तो 81 आपका एलसीएम आ गया, 9 का 9 बार में 9 7 63 प्लस 49/81, 9 और 3 12 की 2, एक हासिल ऊपर चढ़ गई, 112/81, ऑप्शन ए। बस ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, द वेजेज अर्नड बाय लेबरर इन 12 मंथ्स ऑफ ईयर आर शोन इन द फॉलोइंग बार ग्राफ। व्हाट इज द एवरेज वेज रिसीव्ड बाय द लेबरर इन द फर्स्ट 5 मंथ्स ऑफ द ईयर। तो पहले 5 महीने का एवरेज आपको फाइंड आउट करना है। आसान सा सवाल है, कुछ नहीं करना। पहले 5 महीने मतलब जनवरी से लेके मई, तो जनवरी से लेके मई तक का एवरेज फाइंड आउट कर लेंगे अपन। इन पांचों को ऐड कर लीजिए और डिवाइड बाय 5 कर दीजिए, आपके पास एवरेज आ जाएगा। लेकिन जब नंबर बड़े बड़े होते हैं तो अपन इस तरीके से करने की जरूरत नहीं होती। एक तरीका क्या लगा सकते हैं कि इन पांचों नंबर के आसपास एक नंबर फाइंड आउट कर लो, उसको लिख लो। वो नंबर मैंने मान लिया 9000, क्योंकि आप देख सकते हैं पांचों नंबर 9000 के आसपास है। अब अपन देख लेते हैं कि ये नंबर 9000 से कितना ज्यादा या कम है। अगर ज्यादा होंगे तो प्लस लगा लेंगे और कम होंगे तो माइनस। तो 9500, 9000 से 500 ज्यादा है मतलब प्लस 500। 9400, 400 ज्यादा है तो प्लस 400। 9600, 600 ज्यादा है तो प्लस 600। 8000, 8000 जो है 1000 कम है तो माइनस 1000। और 8500, 500 कम है तो माइनस 500। अब ये जो है इसको अपन 5 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 500 प्लस 400 900, 900 प्लस 600 1500, या फिर ये 500 से तो 500 गया ही सही, 400 प्लस 600 1000, 1000 से 1000 गया, मतलब ये ओवरऑल जीरो आ गया। इसका मतलब अगर जीरो आया तो अपना जो एवरेज है वो 9000 हो जाएगा। अगर यहां पे कुछ प्लस में आता तो 9000 में उसको ऐड कर देते, और अगर कुछ माइनस में आता तो 9000 में से उसको सब्ट्रैक्ट कर देते। जीरो आया है तो 9000 ही अपना एवरेज हो जाएगा। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इसको सिंप्लीफाई आपको करना है। आसानी से सिंप्लीफाई किया जा सकता है। बोर्ड मास का रूल अपन इसमें लगाते हैं। बोर्ड मास मतलब बी फॉर ब्रेकेट, ओ फॉर ऑफ, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है, लेकिन जहां पे ऑफ लिख दिया जाए तो उसको प्रीफरेंस दी जाती है। डी का मतलब डिवाइड, एम का मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब एडिशन, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। लेकिन जैसा कि मैंने बोला, अगर एक जगह में ऑफ और एक जगह में मल्टीप्लाई लिखा जाएगा तो पहले आपको ऑफ को करना है। ऑफ करने पे मल्टीप्लाई ही करना होता है, लेकिन पहले ऑफ वाले टर्म को सोल्व करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई पे चलना है। ये जो सीक्वेंस चलता है ये इस दिशा में चलता है, लेफ्ट टू राइट। मतलब सबसे पहले अपन ब्रैकेट पे जाएंगे, ब्रैकेट में भी ब्रैकेट के अंदर जाएंगे। मतलब मान लो एक से ज्यादा ब्रैकेट है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो सबसे अंदर का ब्रैकेट होगा सबसे पहले उस पे जाएंगे, उस पे ये पूरे परफॉर्म ये सारे अपन लगाएंगे और उसका एक सिंगल वैल्यू में आंसर लेके आएंगे। उसके बाद फिर उसको उससे बाहर आएंगे। तो चलिए यहां पे देखिए, जैसे कि ये एक ब्रैकेट आपको दिख रहा है, इसके अंदर कोई ब्रैकेट नहीं है, तो इसको अपन पहले कर लेते हैं। यहां पे देखिए, ना तो आपको ऑफ दिख रहा है, ना ही डिवाइड दिख रहा है, ना मल्टीप्लाई दिख रहा है, आपको दिख रहा है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में लेफ्ट टू राइट चलने पे जो पहले आ जाए उसको किया जाता है। डिवाइड और मल्टीप्लाई में भी लेफ्ट टू राइट करने पे जो पहले आ जाए उसको किया जाता है। लेकिन जो सबसे जरूरी चीज की जाती है वो की जाती है कॉमन सेंस का इस्तेमाल। कॉमन सेंस के इस्तेमाल से बड़ी चीज दुनिया में कोई नहीं है। कोई तरीका आपके कॉमन सेंस के ऊपर भारी नहीं पड़ सकता अगर आपका कॉमन सेंस अच्छा है तो देखिए, प्लस एडिशन मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन ये सब जो है अपन बचपन से करते आ रहे हैं। इसके लिए कोई बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती कि भैया मैं बोलूं कि पहले 12 प्लस 5 करना है, फिर जो है उसमें से 48/16 घटाना है, फिर उसमें 71 जोड़ना है। ये आपके ऊपर है, आप चाहो तो 12 प्लस 5 प्लस 71 कर दो और उसमें से 48/16 घटा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको आता है तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं। और सबसे पहले तो 16 से 48 काट दो, 3 बार में कट जाएगा।
उसके बाद आगे चलो तो 12 प्लस 5 17, 17 में से 3 गया 14, 14 प्लस 71 कितना हो गया भैया, ये हो गया आपके पास 85। तो इसकी वैल्यू आ गई 85 प्लस। इसके बाद ये फिर से एक ब्रैकेट है, ब्रैकेट में अपन पहले न्यूमरेटर को सोल्व करेंगे, उसके बाद उसको 11 से डिवाइड करेंगे। 72 बटा 36, 36 का 2 बार में होता है 72, काट दो। अब यहां पे प्लस और मल्टीप्लाई है, तो पहले क्या करोगे, पहले करोगे मल्टीप्लाई, कॉमन सेंस का इस्तेमाल करो, और बोर्ड मास भी यही कहता है। डिवाइड और मल्टीप्लाई ये दोनों साथ साथ चलते हैं, मतलब इनमें लेफ्ट टू राइट चलने पे जो पहले आ जाए उसको कर सकते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये दोनों साथ साथ चलते हैं, मतलब इनमें लेफ्ट टू राइट चलने पे जो पहले आ जाए वो कर सकते हैं। लेकिन मल्टीप्लाई एडिशन या डिवाइड एडिशन या डिवाइड सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन, इनके बीच में पहले डिवाइड मल्टीप्लाई वाली चीज करेंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन बाद में करेंगे, भले ही लेफ्ट टू राइट जाने पे कोई भी पहले आए। तो भले ही यहां पे लेफ्ट से राइट जाने पे प्लस पहले आ गया, लेकिन मल्टीप्लाई बड़ा भाई है तो पहले बड़े भाई को करेंगे। 7 इंटू 6 42, 42 प्लस 2 कितना हो गया 44 बटा 11। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में अब यहां पे क्या है आपके पास, अब ये देखिए यहां पे एक बड़ा ब्रैकेट है, बड़े ब्रैकेट के अंदर दो ब्रैकेट है, तो दोनों को अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। पहले इसको कर लेते हैं, 51 प्लस 4 55, 55 में से 13 गया, कितना बच गया भैया 42, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास 42। फिर ये क्या हुआ 12 इंटू 7, 12 का 7 बार में कितना होता है 12 सत्ते 84, 13 में से 84 अगर आप घटाते हैं तो माइनस में वैल्यू आएगी, दैट इज 71। तो 42 माइनस 71, 42 में से 71 को अगर घटाएंगे तो ऑब्वियस है वैल्यू जो है माइनस में आएगी। कितनी आएगी 11 में से 2 घटाया तो 9 बचा, और 6 में से 4 गया तो 2 बचा, तो -29 डिवाइड बाय 232। 11 का ये 4 बार में चला गया। अब यहां पे पहले मल्टीप्लाई होगा, 85 प्लस ऑब्वियस है कि माइनस साइन आएगा, 29 इंटू 4, 20 इंटू 4 होता है 80, 9 चौकू 36, 80 प्लस 36 कितना हो गया 116 बटा 232। तो 85 में से 116 घटाएंगे तो कितना बचेगा 15 प्लस 16 मतलब 31, माइनस में 31 बटा 232। तो ऑप्शन नंबर डी यही अपना आंसर होगा। यूजिंग कोट ए माइनस बी इक्वल टू कोट ए कोट बी प्लस 1 अपॉन कोट बी माइनस कोट ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोट 15 डिग्री। कोट 15 डिग्री ये आपको डायरेक्ट मालूम होना चाहिए, आपको इस फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगर आपको डायरेक्ट मालूम है तो कहीं ना कहीं आपका समय बचेगा, उस समय को आप बाकी क्वेश्चंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। कोट 15 डिग्री क्या होता है ये डायरेक्ट मालूम होना चाहिए, ये होता है 2 प्लस रूट 3। इस फॉर्मूले से भी अपन इसको निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे निकालेंगे, ए और बी की ऐसी वैल्यू डालो जिसपे आपको कोट की वैल्यू मालूम हो। जैसे कि 15 बनाने के लिए मैं क्या डाल सकता हूं, 60 में से 45 घटाते हैं तो 15 बन जाता है, या 45 में से 30 घटाते हैं तो भी 15 बन जाता है। तो कुछ भी डाल सकते हो, जैसे मैंने ए को 45 डाल दिया और बी को डाल दिया 30, तो 45 माइनस 30 हो गया 15। तो अब कोट 15 आपको मिलेगा। अब यहां पे जहां जहां ए है वहां सब जगह 45 डाल दो, जहां जहां बी है वहां सब जगह 30 डाल दो। तो कोट 45, कोट 45 क्या होता है 1 के बराबर होता है। कोट 30, कोट 30 क्या होता है, तो कोट 30 इक्वल टू व्हाट, दैट इज कोस बटा साइन। तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन रूट 3, सॉरी रूट 3 प्लस 1 बटा कोट बी दैट इज रूट 3 और कोट ए 1। अब यहां पे आप रेशनलाइज करोगे, रेशनलाइज करने के लिए रूट 3 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, तो नीचे में तो आ जाएगा रूट 3 माइनस 1 इंटू रूट 3 प्लस 1 दैट इज 3 माइनस 1 दैट इज 2, और ऊपर हो गया रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर दैट इज क्या हो गया 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 2 रूट 3। जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास रह जाएगा 2 प्लस रूट 3। इफ p cos अल्फा इक्वल टू 3 एंड 4 tan अल्फा इक्वल टू q, देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन p एंड q विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ q। तो देखो cos अल्फा को मैं लिख सकता हूं 3 बटा p, यहां पे tan अल्फा को मैं लिख सकता हूं q बटा 4। यहां पे दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं,
टेन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू हो गया क्यू स्क्वायर बटा 16, और टेन स्क्वायर अल्फा मतलब होता है सेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1 इक्वल टू क्यू स्क्वायर बटा 16। यहां पे देखिए कोस को सेक में बदलने के लिए क्या करते हैं, बस रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो सेक अल्फा हो गया पी बटा 3। ये पी बटा 3 आप यहां पे डाल दोगे तो पी स्क्वायर बटा 3 का स्क्वायर 9, ये क्यू स्क्वायर बटा 16 को इधर ले आओ और माइनस 1 को उधर ले जाओ तो आपके पास आ जाएगा पी स्क्वायर बटा 9 माइनस क्यू स्क्वायर बटा 16 इक्वल टू 1। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। इन ए ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी बना लेते हैं। द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी, तो वो कुछ यहां पे मिल रहे होंगे। आधा क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है। अगर ऐसा होता है तो ये बहुत अच्छी बात है, आपकी तैयारी सही दिशा में चल रही है। इफ एंगल बी एसी ये अपन को दे रखा है, कितना है, ये है 72 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ एंगल बी ओ सी, ये अपन से पूछा जा रहा है। तो क्या अपन इसको निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते? ऑब्वियस है, जरूर निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते। देखिए सबसे पहले यहां पे अपन क्या करते हैं, एंगल बी प्लस एंगल सी निकाल लेते हैं। एंगल बी प्लस एंगल सी क्या हो जाएगा, अपन जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों कोणों का सम 180 डिग्री के बराबर होता है, तो इन दोनों कोण का सम 180 माइनस ए हो जाएगा, दैट इज 180 में से 72 घटाऊंगा तो आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 108 डिग्री। तो एंगल बी प्लस एंगल सी 108 आ गया। अब अपन जानते हैं कि जब इंटरनल बाइसेक्टर की बात की जाती है तो इंटरनल बाइसेक्टर के केस में क्या होता है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होता है। इसी तरीके से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होता है। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो 2 से डिवाइड करने पे मेरे को क्या मिलेगा, मान लेते हैं जैसे मैं इसको अल्फा मान लूं, इसको बीटा मान लूं, तो मेरे को अल्फा प्लस बीटा मिल जाएगा, क्योंकि एंगल बी भी 2 से डिवाइड होने पे अल्फा हो जाएगा, दोनों बराबर है, और एंगल सी भी 2 से डिवाइड होने पे बीटा हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों बराबर है। तो अल्फा प्लस बीटा यहां से अपने पास कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा अपने पास 54 डिग्री। अब आप देखिए फिर से इस छोटे वाले ट्राइंगल ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो यहां पे अल्फा प्लस बीटा अपन को मालूम है, मतलब ये छोटे ट्राइंगल के दो कोणों का सम अपन को मालूम है। तीसरा कोण अगर अपन को निकालना है तो अपन क्या कर सकते हैं, इसको 180 डिग्री में से माइनस कर सकते हैं। तो 54 को जब आप 180 डिग्री में से माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आंसर आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 126 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। तो यही आपका आंसर है। तो आसान क्वेश्चन है, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। द लेटरल एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज 3168 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स हाइट इज 48 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम। तो सबसे पहले तो लेटरल सरफेस एरिया होता क्या है सिलेंडर का, इसका फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। अगर इसका फॉर्मूला आपको नहीं मालूम तो माफ करिए, बहुत मुश्किल होगी आपके लिए। 2 इंटू पाई आर स्क्वायर एच, सॉरी पाई आर एच नॉट स्क्वायर, 2 पाई आर एच, पाई रख दिया 22/7, रेडियस इंटू हाइट अपन को दे रखी 48 सेंटीमीटर, इक्वल टू हो गया 3168 सेंटीमीटर। तो यहां पे अपन को करना क्या है, अपन को रेडियस निकालनी है। चलिए रेडियस निकालते हैं। रेडियस कैसे निकालेंगे, तो जो कटे वो तो काट दो, कुछ खास ज्यादा दिख नहीं रहा मेरे को कटते हुए, कोई बात नहीं। सबसे पहले 2 से काट देते हैं, जो कटे वो तो काटो। 2 से 1 बार में, 5 बार में, 8 बार में, 4 बार में, फिर से 2 से कट जाएगा ये 11 बार में, और ये 7 बार में, 9 बार में, 2 बार में। अब मेरे हिसाब से 11 से कट रहा है, 11 से 7 बार में 77, 2 बार में 22। इसके बाद क्या कट रहा है, कुछ कट रहा है क्या, हाँ 8 से कट रहा है, 8 का 6 बार में 48, 8 का 9 बार में 72, और 3 से कट रहा है 2 बार में, ये 3 बार में। जितना काट सकते थे उतना काट दिया। रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 3 इंटू 7/2, दैट इज 21/2। तो ये रेडियस आ गया। अपन को वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम होता क्या है सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच। अब आप यहां पे देखिए सीधा अपन सब कुछ नहीं करेंगे, पाई आर स्क्वायर एच को मैं कुछ इस तरीके से लिख रहा हूं, और यहां पे 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे रहा हूं। ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये जो 2 पाई आर एच है ये अपने पास पहले से है। तो अगर मैं सब चीज को वापस से लिखता तो कैलकुलेशन फालतू में मेरे पास ज्यादा होती, तो मैं यहां पे 2 पाई आर एच को 3168 डाल सकता हूं बाई 2 इंटू रेडियस आ गई 21/2।
अब बस इतनी ही चीज को मुझे सॉल्व करना है, बाकी चीज को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए 2 इंटू 2 4 होता है, और 4 से ये आपका कट जाएगा, क्योंकि लास्ट की 2 डिजिट 4 से कट रही है, तो ऑब्वियसली ये पूरा 4 से कट जाएगा। 4 का 7 बार में 28, 4 का 9 बार में 36, 4 का 2 बार में 8, 792 इंटू 21। तो अगर यूनिट डिजिट से चले तो 2 इंटू 1, दैट इज यूनिट डिजिट 2 होनी चाहिए। तो एकमात्र ऑप्शन है जिसमें यूनिट डिजिट 2 है, तो मैं बोल सकता हूं ऑप्शन डी अपना आंसर होगा। A shopkeeper allows a discount of 10% on the printed price of his goods and thus gains 20%. What is the ratio between the cost price and the printed price of the item? चलिए, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि एक शॉपकीपर है जो 10% का डिस्काउंट देता है, उसके बाद भी उसको 20% का फायदा होता है। तो कॉस्ट प्राइस और प्रिंटेड प्राइस का रेशियो आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए हमेशा डिस्काउंट जो दिया जाता है वो मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दिया जाता है। तो यहां पे सबसे पहले अपन मार्क प्राइस को मान लेते हैं 100। मार्क प्राइस कहने का मतलब प्रिंटेड प्राइस भी है, मार्क प्राइस, प्रिंटेड प्राइस, एमआरपी, ये तीनों चीजें सेम होती है, अलग अलग नाम है बस। तो मैंने मार्क प्राइस को 100 मान लिया। मार्क प्राइस पे उसने 10% का डिस्काउंट दिया। मार्क प्राइस पे जब डिस्काउंट दिया जाता है और जो वैल्यू निकल के आती है उसको अपन बोलते हैं सेलिंग प्राइस। तो मार्क प्राइस पे 10% का डिस्काउंट दिया, मतलब 100 पे 10% का डिस्काउंट दोगे तो कितना बच जाएगा? 90 बच जाएगा। सीधी सी बात है यार, 100 का 10% मतलब 10, तो 100 में से 10 घटा लिया, 90। अब सेलिंग प्राइस जो है, कॉस्ट प्राइस पे जो प्रॉफिट परसेंटेज लगता है उससे निकल के आती है सेलिंग प्राइस। वो बोल रहा है कि 20% का फायदा हो रहा है। 20% का फायदा हो रहा है मतलब ये जो 90 है ये 120% की वैल्यू है। अपन को कितने की निकालनी है? कॉस्ट प्राइस को 100% मान लेते हैं, तो 100% की वैल्यू निकालनी है। लेकिन ये 90 का ही की है, ये 120% की वैल्यू है। तो 120 से डिवाइड किया और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। जो कटे काट दो, ज्यादा कुछ नहीं कर रहा, कोई बात नहीं। चलिए 6 से कर देते हैं सबसे पहले तो इसको। 6 से ये 2 बार में, 6 से ये हाँ 6 से कटता है ना, कोई दिक्कत नहीं। 6 से 15 बार में कटता है, 15 6 के 90, 2 का ये 5 बार में, 15 पंजे 75। तो कॉस्ट प्राइस आ गया 75। अपन से कॉस्ट प्राइस और प्रिंटेड प्राइस के बीच में रेशियो पूछ रहा है, दैट इज 75:100। 25 से काटोगे 3 बार में, ये 4 बार में, 3:4 का रेशियो आ गया, ऑप्शन ए। यही आपसे पूछ रहा था। ए कैन डू ए वर्क इन 4 days एंड बी इन 12 days। ए किसी काम को 4 दिन में कर देता है, बी उसी काम को 12 दिन लगाता है। इफ दे वर्क ऑन इट टूगेदर फॉर 2 days, देन द फ्रैक्शन ऑफ द वर्क दैट विल बी लेफ्ट। तो सबसे पहले तो टोटल वर्क कितना होगा ये अपन को निकालना पड़ेगा। टोटल वर्क निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। 4 और 12 का एलसीएम 12। अब आप देखिए 4 से 12 कितनी बार में जाता है? 3 बार में जाता है। दैट मीन्स ए की एफिशिएंसी हो गई 3 यूनिट। 12 यूनिट काम है, हर दिन वो 3 यूनिट काम करता है। 12 का 12 कितनी बार में जाता है? 1 बार में जाता है। दैट मीन्स बी की एफिशिएंसी हो गई 1, हर दिन वो 1 यूनिट काम करता है। 2 दिन तक इन लोगों ने मिलकर काम किया, तो 3 + 1 4, हर दिन 4 यूनिट काम होगा जब ये मिलकर काम करेंगे। 1 दिन में 4 यूनिट हुआ तो 2 दिन में कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, मतलब 8 यूनिट काम खत्म हो चुका था। अब उसके बाद कितना यूनिट काम बच गया? 12 में से 8 गए तो कितना बचा? 4 यूनिट बचा। और टोटल काम कितना था? 12 यूनिट था। दैट मीन्स 1/3 इतना फ्रैक्शन ऑफ वर्क अभी भी बचा हुआ है, द फ्रैक्शन ऑफ वर्क दैट विल बी लेफ्ट। और कितना फ्रैक्शन ऑफ वर्क हो गया है? तो 8 यूनिट हुआ है, कितने यूनिट में से? 12 यूनिट में से, मतलब 8/12, मतलब 2/3 यूनिट काम हो चुका है और 1/3 यूनिट काम बचा है। इनलेट पाइप्स ए एंड बी कैन टूगेदर फिल एन एम्प्टी टैंक इन 1.5 आवर्स। ए और बी मिलके किसी टैंक को 1.5 घंटे में भर देते हैं, ठीक है। आउटलेट पाइप सी व्हेन ओपनड अलोन कैन एम्प्टी द कंप्लीटली फिल्ड टैंक इन 4.5 आवर्स। जब सी है, एक आउटलेट पाइप है। आउटलेट पाइप मतलब वो पानी भरता नहीं है, वो पानी निकालता है। तो जो कंप्लीटली फिल्ड टैंक है उसको वो 4.5 घंटे में खाली कर देता है। जब भी आउटलेट की बात होती है तो उस पर अपन माइनस साइन लगा देते हैं, पता रखने के लिए कि आउटलेट है, ताकि कंफ्यूजन ना हो जाए। When only pipes A and C are opened together, the empty tank is filled in 6 hours. जब A और C
ये दोनों को एक साथ में ओपन किया जाता है, तो दोनों मिलके टैंक को 6 घंटे में भर देते हैं। अब देखिए सी का काम टैंक भरना नहीं है, सी का काम टैंक खाली करना ही है, वो ही काम करेगा। भरेगा कौन? ए। तो होगा क्या, ए को हर घंटे या हर मिनट जितना सी खाली करेगा उससे ज्यादा भरना पड़ेगा, तभी जाके दोनों मिलके टैंक को भर सकते हैं। अगर सी ज्यादा खाली कर रहा होगा ऐसे, तो कभी भी टैंक भर नहीं पाएगा। तो इस केस में ए की एफिशिएंसी ज्यादा होनी चाहिए सी से, तभी जाके संभव है। तो पता रखने के लिए सी पे अपन ने माइनस लगा दिया, ताकि अपन को पता रहे कि सी एक आउटलेट पाइप है। फाइंड द टाइम टेकन बाय पाइप बी व्हेन ओपन अलोन टू फिल द एम्प्टी टैंक। तो चलिए सबसे पहले तो इनका एलसीएम निकाल लेते हैं, ताकि अपन को टैंक की टोटल कैपेसिटी पता चल जाए और इन लोगों की एफिशिएंसी पता चल जाए। सारा काम जो है अपन एफिशिएंसी के लिए कर रहे हैं। 1.5 का 4.5 3 बार में होता है, 4.5 और 6 का एलसीएम अगर आप निकालेंगे तो 18 एलसीएम आ जाएगा। 1.5 का 18 कितनी बार में हुआ? आई थिंक 12 बार में, हाँ 12 बार में हुआ। 4.5 का 18 कितनी बार में हुआ? 4 बार में। और 6 का 18 कितनी बार में हुआ? 3 बार में। तो ए और बी की मिलके एफिशिएंसी आ गई 12 की, सी की एफिशिएंसी आ गई 4 की, और ए और सी की मिलके एफिशिएंसी आ गई 3 की। अपन को पता करना है कि बी को अगर अकेले खोला जाए और ए और सी को बंद रखा जाए तो टैंक कितनी देर में भर जाएगा। तो अब आपको करना क्या है, बी की एफिशिएंसी निकालनी है। देखिए ए प्लस बी मिला के 12 है, सी खाली करने वाला टैंक है, उसकी एफिशिएंसी 4 है। अब ये खाली करने वाला टैंक है, तो जो इसकी एफिशिएंसी है उसको अपन माइनस में लेंगे, प्लस में नहीं लेंगे, क्योंकि जो टैंक जो पाइप भर रहे हैं उनको अपन ने प्लस में लिया है, तो जो खाली करेगा उसको माइनस में ले लेंगे। अब आप देखिए सी जो है उसकी एफिशिएंसी -4 और ए की कुछ एफिशिएंसी होगी और मिलके इनकी एफिशिएंसी 3 होनी चाहिए, तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। अब यहां पे 7 है तो बी की कुछ एफिशिएंसी होगी और मिलके 12 होनी चाहिए, तो बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? बी की एफिशिएंसी हो जाएगी 5 की। तो 18 लीटर का टैंक है, हर घंटे वो 5 लीटर भर रहा है, तो कितना टाइम लगेगा? तो आप देख सकते हैं 3 घंटे तो पूरे पूरे हो गए। कितना बचा? 3/5। 3/5 मतलब 3/5 इंटू 60 से मल्टीप्लाई कर देता हूं मिनट के लिए, 5 से 12 बार में, 12 3 36, मतलब 3 घंटे 36 मिनट लगेंगे अगर बी अकेले भरता है तो। ऑप्शन नंबर बी। इफ 3y minus 3 upon y equal to 5, find the value of this। 3y minus 3 upon y, इसमें से मैं 3 को कॉमन ले लेता हूं, तो y minus 1 upon y equal to 3 को मैंने उधर भेज दिया, कितना आ जाएगा? 5/3। मेरे से y स्क्वायर प्लस 1/y² पूछ रहा है। डायरेक्ट अपन इससे y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर पे जा सकते हैं। क्या फॉर्मूला होता है? अगर y माइनस 1 अपॉन वाई आपको p के बराबर दे रखा है, तो y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर के लिए आप क्या करेंगे? p का स्क्वायर करके उसमें +2 ऐड कर देंगे, p स्क्वायर प्लस 2। तो यहां पे आपको कुछ नहीं करना, 5/3 का स्क्वायर करना है, दैट इज 25/9, और उसमें 2 को ऐड कर देना है। 9 दूनी 18, 18 प्लस 25 43, तो 43/9 ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, ए थिफ कमिटेड ए क्राइम एंड एस्केप्ड फ्रॉम द स्पॉट एट स्पीड ऑफ 12 मीटर पर आवर। A security guard started chasing him 20 minutes after the thief started running and caught him in the next 20 minutes. What is the speed of the security guard? तो देखिए एक चोर है, उसने चोरी करी और वो 12 मीटर पर आवर की स्पीड से भागा। एक सिक्योरिटी गार्ड ने 20 मिनट बाद उसको पकड़ना स्टार्ट किया और अगले 20 मिनट में पकड़ लिया। तो स्पीड बतानी है अपन को सिक्योरिटी गार्ड की। तो देखिए हुआ क्या होगा, मान लेते ये एक थिफ है और एक ये सिक्योरिटी गार्ड है, दोनों सेम जगह पे थे, सेम जगह पे थे, लेकिन थिफ ने पहले ही भागना स्टार्ट कर दिया और सिक्योरिटी गार्ड ने थिफ के भागने के 20 मिनट बाद भागना स्टार्ट किया और अगले 20 मिनट में उसको पकड़ लिया। मान लेते हैं यहां पे जाके पकड़ लिया। तो अब आप देखिए थिफ कितनी देर भागा? शुरुआत के 20 मिनट तो वो भागा जब तक सिक्योरिटी गार्ड ने उसको देखा नहीं था, और अगले 20 मिनट वो भागा जब सिक्योरिटी गार्ड ने उसको देख लिया था उसके बाद के। तो टोटल जो थिफ है वो 40 मिनट तक भागा। लेकिन अगर मैं सिक्योरिटी गार्ड की बात करूं तो सिक्योरिटी गार्ड केवल 20 मिनट भागा। अब दोनों ने डिस्टेंस सेम थी की है, दोनों की डिस्टेंस में कोई अंतर नहीं है, जितना थिफ चला उतना ही सिक्योरिटी गार्ड भी चला, लेकिन टाइम अलग अलग है। थिफ ने ज्यादा टाइम लिया, सिक्योरिटी गार्ड ने
कम टाइम लिया। आप यहां पे कह सकते हो सिक्योरिटी गार्ड ने थिफ का आधा टाइम लिया, तो अगर सेम डिस्टेंस पे सिक्योरिटी गार्ड आधा टाइम ले रहा है, इसका मतलब सिक्योरिटी गार्ड की स्पीड थिफ की स्पीड से डबल हो जाएगी। डिस्टेंस सेम है तो क्या होगा, जो स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी, जो स्पीड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगी टाइम। मतलब जितना ज्यादा टाइम लगेगा उतनी ही कम स्पीड लगेगी, और जितनी ज्यादा स्पीड लगेगी उतना ही कम टाइम लगेगा, जब डिस्टेंस सेम है। तो अगर डिस्टेंस अलग अलग होता तो फिर ये बात होती ही नहीं। ये बात है जब डिस्टेंस सेम है, क्योंकि d इक्वल टू होता है एस टी, और यहां पे डिस्टेंस जो है वो अपने पास हो गया सेम, तो s इक्वल टू आ गया d अपॉन टी। अब डिस्टेंस कॉमन है, इसका मतलब डिस्टेंस एक तरीके से कांस्टेंट है, तो मैं इसको लिख सकता हूं s इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, दैट इज दिस वन। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि स्पीड आधी है तो, ओ सॉरी, टाइम आधा है तो स्पीड डबल हो जाएगी। तो सिक्योरिटी गार्ड की स्पीड कितनी हो जाएगी, चोर की डबल, चोर की है 12, तो सिक्योरिटी गार्ड की हो जाएगी 24। बस यही है इस क्वेश्चन में, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आसान है। ए मैन टुक ए लोन ऑफ 32,400 एट ए सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 1/4 ऑफ द नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच द लोन इज टेकन। ठीक है, चलिए, इफ ही पेड इतना एज इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द लोन पीरियड, द रेट ऑफ इंटरेस्ट। काफी आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है तो आसान होता ही है। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में थोड़ी मुश्किल आती है, वरना सिंपल इंटरेस्ट तो बहुत आसान चीज है। आप डायरेक्ट उसमें एक फॉर्मूला लगाइए, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटा 100 इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। तो 32,400 पे सिंपल इंटरेस्ट लिया गया है, कितने टाइम के लिए और कितनी रेट, ये अपन को बताया है। क्या बोला है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 1/4 ऑफ द नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स के 1/4 है। मान लेते हैं कि टी टाइम के लिए लिया है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगी, टी बटा 4 बटा 100 इक्वल टू कितना इंटरेस्ट बना, इफ ही पेड 11,664 एज इंटरेस्ट, तो 11,664 रुपए का इंटरेस्ट बना। ये 100 से तो 100 चला गया, 4 से ये चला जाएगा, कितनी बार में जाएगा, 4 का 8 बार में, और ये 1 बार में। अब काट लो जो भी कटे, मेरे हिसाब से पहले 9 से कट जाएगा, 9 से 9 बार में, 9 से 1 बार में 26, 26 का मतलब 9 का 2 बार में 18, 86, 9 9 जा 81, 54, 9 6 जा 54। फिर से 9 से काट लेते, 9 से 1 बार में 39 मतलब 9 4 जा 36, फिर से 9 4 जा 36। तो टी स्क्वायर यहां पे आ गया 144, मतलब टाइम आ गया 12। 144 को मैं लिख सकता हूं 12 का स्क्वायर। तो इसका मतलब जो लोन लिया गया था वो 12 सालों के लिए लिया गया था, और रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम का 1/4 है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी 12/4 मतलब 3%। तो अपन से रेट ऑफ इंटरेस्ट ही पूछ रहा था, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई 3%। अगला क्वेश्चन है, द सीट्स फॉर मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड केमिस्ट्री इन ए स्कूल आर इन द रेशियो ऑफ दिस, इफ दीज सीट्स आर इंक्रीज्ड बाय दिस परसेंट, द रेशियो ऑफ द इंक्रीज सीट। देखिए, जब भी रेशियो के अंदर इंक्रीमेंट होता है या डिक्रीमेंट होता है, तो जो इंक्रीमेंट है डिक्रीमेंट है उसको अपन डायरेक्टली एप्लीकेबल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 6, 4 और 7 का रेशियो है, 6 पे 20% का इंक्रीमेंट हुआ, मतलब टोटल वैल्यू क्या हो गई, टोटल वैल्यू हो गई 120%। तो ये रेशियो एकदम ऐसे की ऐसे बना रहेगा, रेशियो में कोई चेंज नहीं होगा। 4 पे 40% का इंक्रीमेंट हुआ, मतलब टोटल वैल्यू हो गई 140%, और 7 पे 60% का इंक्रीमेंट हुआ, मतलब टोटल वैल्यू हो गई 160%। सबसे पहले तो परसेंटेज सब जगह से आप हटा सकते हैं, 0 से 0 सब जगह से हटा सकते हैं। इसके बाद 4 से काट देते हैं, 4 से ये 3 बार में, 4 से ये 4 बार में, और 2 से कट रहा है, 2 से ये 3 बार में, 2 से ये 7 बार में, 2 से ये 2 बार में, और कुछ नहीं कटेगा। 3 3 9, 7:14, 9:7:14, दैट इज ऑप्शन बी। बस यही अपना आंसर है। The wheel of a lorry has a radius 182 cm. The number of revolution per minute the lorry will make is. देखिए, व्हील ऑफ ए लॉरी, उसका रेडियस अपन को दे रखा है। तो देखिए, कभी भी जब टायर घूमता है, मान लेते हैं ये सड़क है, सड़क पे एक टायर घूम रहा है, यहां पे कोई सड़क, यहां पे एक टायर है कुछ इस तरीके का। अब जब ये घूमेगा तो मान लेता हूं कि यहां से इस टायर को मैंने तोड़ा, तो ये कुछ इस तरीके से
बिछता चला जाएगा। ये यहां से लेके यहां तक का टायर का सरकमफ्रेंस हो गया। फिर अगला राउंड जब आएगा तो वो यहां से लेके यहां तक चला जाएगा। फिर अगला राउंड आएगा तो यहां से लेके यहां तक चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस टायर को 3 बार बिछना पड़ा इस सड़क पे पूरा चलने के लिए। तो इसका मतलब हो गया कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितने हुए इस टायर के, 3 हुए इस पूरी सड़क को कवर करने के लिए। तो यही अपन से बोल रहे हैं कि एक लॉरी की स्पीड है 66 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे के अंदर वो 66 किलोमीटर कवर कर लेती है। तो अपन को बताना है कि हर मिनट टायर कितने रिवॉल्यूशन लगाएगा। तो सबसे पहले तो 1 घंटे में 66 किलोमीटर करती है, तो 1 मिनट में कितना किलोमीटर कवर करती है ये पता करना पड़ेगा। आवर से मिनट में जाने के लिए क्या करते हैं अपन, 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट होता है। तो मैं 66 को 60 से डिवाइड कर देता हूं, दैट इज कितना आ गया ये 6 से 11 बार में मतलब 1.1 किलोमीटर। तो 1 मिनट के अंदर वो 1.1 किलोमीटर कवर करेगी लॉरी। अब वो कितने रिवॉल्यूशन लगाएगी ये डिपेंड करता है इसके पेरीमीटर के ऊपर। तो रेडियस अपन को दे रखा है 182 सेंटीमीटर। रेडियस अगर 182 सेंटीमीटर है तो उससे अपन को पहले क्या करना होगा, पेरीमीटर निकालना होगा। पेरीमीटर क्या होता है 2πr, तो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस दैट इज 182 सेंटीमीटर। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, यहां पे ये अपन को दे रखा है सेंटीमीटर में और अपन बात कर रहे हैं किलोमीटर में। तो ये दोनों यूनिट सेम होनी चाहिए। चलो इसको सेंटीमीटर में ही रहने देते हैं, लेकिन इस किलोमीटर को अपन को सेंटीमीटर में चेंज करना होगा। तो 7 से ये कट जाएगा मेरे हिसाब से, तो 7 दूनी 14, 7 6 42। तो ये कितना आ गया, इसको भी मैं ऐसे ही रहने देता हूं, इसमें कोई चेंज नहीं करता हूं क्योंकि आगे मेरे को काटना है। अब आप देखिए ये कितने रिवॉल्यूशन कवर करेगा। तो मेरे को करना क्या है, 1 मिनट में कितनी डिस्टेंस है 1.1 किलोमीटर। तो 1.1 किलोमीटर को मेरे को डिवाइड कर देना है उस लॉरी के सरकमफ्रेंस से। किलोमीटर को सबसे पहले सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा, तो किलोमीटर को अपन ने मीटर में बदला तो 1000 से मल्टीप्लाई किया, मीटर को सेंटीमीटर में बदला तो 100 से मल्टीप्लाई किया। अब इसको मैं डिवाइड करूंगा 2 इंटू 22 इंटू 26 से। तो अब जो कटे उसको काट दो। सबसे पहले तो यहां से एक डिसिमल हटा के नीचे 0 डाल देते हैं, तो 11 का 2 बार में, 1 0 से तो 1 0 कट रहा है, 2 दूनी 4, 4 का हो गया 250 बार में, और 2 से ये 5 बार में, 2 से ये 13 बार में। अब इसमें अपन करेंगे क्या, पूरा ओवरऑल फाइनल मतलब जो इंटीजर वैल्यू तो नहीं आएगी, कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है कि हमेशा लॉरी इंटीजर में ही रिवॉल्यूशन करेगी। मतलब मान लेते हैं कि जैसे अगर यहां पे ये दूरी थोड़ी और आगे होती तो यहां तक तो 3 रिवॉल्यूशन पूरे हो जाते, लेकिन जो बाकी की डिस्टेंस है उसको कवर करने के लिए लॉरी आधा रिवॉल्यूशन लेती। तो इसी तरीके से जरूरी नहीं है कि हमेशा किसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए पूरा एक मतलब फुल चक्कर लगे ही सही, हो सकता है उतना डिस्टेंस आधे चक्कर में ही हो जाए, लेकिन हाँ लॉरी तो पूरा चक्कर घुमाएगी। इसका मतलब है कि वो आगे जाके कहीं रुकेगी, भले ही अपन को काम यहां से लेके यहां तक का ही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लॉरी यहां पे आधे चक्कर में रुक जाएगी। लॉरी तो वो टायर है वो तो पूरा ही घूमेगा, लेकिन अपन जो नापेंगे वो यहां तक नापेंगे। तो आप इसको यहां पे डायरेक्ट कर सकते हैं। 13 से मैं इसको काट देता हूं, 13 का 1 बार में कितना रह गया 12 रह गया 120, 13 का 9 बार में होता है 117। तो मैं इसको ऐसे की ऐसे रहने देता हूं, 19 पंजे 1 मिनट 13 का 9 बार में 117, और थोड़ा निकालना पड़ेगा क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना अपन को, इस वजह से थोड़ा और आपको आगे निकालना पड़ेगा। कितना आ गया 3 आ गया, 3 मतलब 30, 13 2 26, 4 रहा 13 3 39। इतना बहुत है, इतने में शायद काम चल जाएगा मेरे हिसाब से। 5 थी 15 की 5, एक हासिल ऊपर चढ़ी, एक हासिल ऊपर चढ़ी, 9 पंजे 45, और 1 46, 4 हासिल ऊपर चढ़ी, 5 एकम 5 और 4 9, तो 96.15 रिवॉल्यूशन। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी। अप्रोक्सीमेट आंसर लेना पड़ेगा, फाइनल आंसर नहीं ले सकते, वो पॉसिबल नहीं होता। द मंथली इनकम ऑफ ए पर्सन वाज रुपीज 80,000 एंड हिज मंथली एक्सपेंडिचर वाज 45,000। देखिए इनकम अपन को दे दी कितनी 80,000 रुपए, और एक्सपेंडिचर अपन को दे दिया 45,000 रुपए। तो यहां से अपन आसानी से सेविंग निकाल सकते हैं। सेविंग इक्वल टू होता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर।
तो कितना आ गया 35,000 रुपए। आपसे क्या बोला है, नेक्स्ट ईयर हिज इनकम इंक्रीज्ड बाय 16%। अगले साल उसकी इनकम में 16% का इजाफा हो गया, मतलब जो टोटल वैल्यू है वो 116% हो गई। एंड हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज्ड बाय 8%, और उसका एक्सपेंडिचर 8% से बढ़ गया, मतलब टोटल वैल्यू 108% हो गई। तो सेविंग में इंक्रीज बताना है। आसान सा क्वेश्चन है, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन है नहीं, अपन इसको आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले तो 116% निकालो 80,000 का, 2 जीरो से तो 2 जीरो कट जाएगा, डबल जीरो तो इसे आ जाएगा। 8 का 6 बार में 48, 4 हासिल ऊपर चढ़ा, 1 हासिल ऊपर चढ़ा, तो 92,800। इसी तरीके से 108% निकालना पड़ेगा इसका, क्योंकि 8% का इंक्रीमेंट कहने का मतलब है कि टोटल वैल्यू हो गई 108%। 100% तो वो खुद में है ही सही, उसके बाद 8% और बढ़ गया। ये 1 जीरो, 45 का 8 बार में मतलब 360, 3 हासिल ऊपर चढ़ गई, 45 का 1 48, 48,600। अब यहां से देखिए सेविंग अपन को निकालनी पड़ेगी। सेविंग कितनी हो जाएगी, 92,800 में से 48,600 सब्ट्रैक्ट कीजिए, डबल जीरो से डबल जीरो गया, 8 में 6 गए 2, 12 में से 8 गए 4, 8 में से 4 गए 4, 44,200। 35,000 से 44,200 पहुंच गई। इसका मतलब 9,200 रुपए का इंक्रीमेंट हुआ, कितने पे, 35,000 पे। तो यहां से अपन को परसेंटेज पता चल जाएगी, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया। अब 35 से आप इसको काट दीजिए, पूरा पूरा तो नहीं कटेगा, कोई बात नहीं, 5 से काट लेते हैं पहले, 5 से 7 बार में, 5 से 1 बार में, 5 से 8 बार में 40, 5 से 4 बार में 20, 7 से काटे तो 7 दूनी 14, 44 मतलब 7 6 जा 42, 26 पॉइंट कुछ आएगा। एकमात्र ऑप्शन है जो कि 26.29%, तो आप इसको लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए वुमेन इज 28 ईयर्स ओल्डर देन हर सन। एक वुमेन अपने सन से 28 साल बड़ी है, तो वुमेन की एज हो जाएगी सन के 28 प्लस, मतलब जितनी सन की एज है उसमें अगर मैं 28 जोड़ दूंगा तो वुमेन की एज आ जाएगी। इन 3 ईयर्स हर एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ द सन। 3 साल में उसकी जो एज है वुमेन की एज, वो अपने सन से ट्वाइस हो जाएगी। तो जैसे अगर अभी मैंने प्रेजेंट एज को W और S माना है, तो 3 साल बाद की एज क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी W+3। तो वुमेन की एज सन के डबल हो जाएगी, और 3 साल बाद सन की एज भी S+3 हो जाएगी, तो वुमेन की एज इसके डबल हो जाएगी। तो W+3 इक्वल टू आ जाएगा 2 टाइम्स S+3। तो अब आपको यहां पे प्रेजेंट एज ऑफ द सन निकालना है। W इक्वल टू जैसे यहां से मैं निकाल सकता हूं, तो क्या हो जाएगा 2S प्लस 3, 3 दूनी 6 में से 3 गएंगे तो 3 बचेगा। अब इसको मैं ऊपर वाली इक्वेशन में डाल देता हूं, तो क्या हो जाएगा 2S+3 इक्वल टू 28 प्लस S, मतलब S इक्वल टू क्या आ जाएगा 25। तो सन की प्रेजेंट एज हो गई 25 साल। अगर आपसे वुमेन की प्रेजेंट एज पूछी जाती तो वो भी निकाल सकते थे, 25 प्लस 28 दैट इज 53 साल। अनिल एंड बिपिन टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 15 डेज। अनिल और बिपिन मिलके किसी काम को 15 दिन में कर देते हैं, वाइल बिपिन कैन अलोन कैन फिनिश इट इन 20 डेज, जबकि बिपिन अकेला ही 20 दिन में कर देता है। इन हाउ मेनी डेज कैन अनिल अलोन फिनिश द वर्क। तो देखिए कुछ नहीं करना आपको, सबसे पहले तो टोटल वर्क यहाँ पे फाइंड आउट करना है। एलसीएम लेके टोटल वर्क आप निकाल सकते हैं, 60 इनका एलसीएम हो जाएगा, 15 से 4 बार में 60 होता है, 20 से 3 बार में होता है। तो ये हो गई इनकी एफिशिएंसी। ए और बी की मिला के एफिशिएंसी 4 आई है, और बी की अकेले की ही एफिशिएंसी 3 है। जब इन दोनों की मिला के 4 है और बी की 3 है, तो ए की कितनी रही होगी, 1 रही होगी, क्योंकि 1 + 3 4 होता है। अनिल हर दिन 1 यूनिट काम करता है, टोटल काम है 60 यूनिट, तो 60 यूनिट काम करने में उसको कितने दिन लगेंगे, उसको 60 दिन लगेंगे, 60 डेज। ऑप्शन बी यही अपना आंसर है। तो इसी के साथ समय समाप्ति की घोषणा, आज का अपना ये सेशन खत्म हुआ। आई होप कि आपको मजा आया होगा मेरी बकबक सुनने में, और कुछ थोड़ा बहुत सीखने को मिला हो शायद, कहीं ना कहीं। क्वेश्चन आसान थे, लेकिन फिर भी कंसेप्ट थोड़े बहुत तो रिवाइज हो ही जाते हैं, कुछ ना कुछ फायदा तो जरूर मिलता है। देखिए ऐसा नहीं है कि आपका टाइम व्यर्थ हो रहा है, नहीं, फायदा आपको मिल रहा है। भले ही मैं कह रहा हूं कंसेप्ट आसान है, लेकिन ये कोई ऐसा तो है नहीं ना कि मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन बना रहा हूं, ये तो एसएससी के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन है। तो मान के चलिए कि लेवल तो यही रहने वाला है, तो कोई बात नहीं। अगर क्वेश्चन आसान भी है, आप कर रहे हैं एसएससी के लेवल का, उतना ही आपको चाहिए। कोई बहुत ज्यादा मुश्किल सवाल करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको पीएचडी नहीं करनी, आपको एसएससी में जितना पूछा जाए उतना लेवल का ही अपने आप को प्रिपेयर करना है।
तो चलिए ठीक है, मैं मान के चल रहा हूं कि आपने अभी तक वीडियो को लाइक कर दिया होगा। 1 घंटा आपने मेरे साथ दिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को अगर अभी तक नहीं किया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।